भी अपने नेताओं के चक्कर में दूसरी पार्टियों के अच्छे लोगों को गालियां मत दीजिए, क्योंकि पता नहीं वो कब आपके पास आके खड़े हो जाए। सही बात। बताइए, ग्वालियर में कितने दिन तक गालियां बकी लोगों ने। हमारे मित्र जयभान सिंह पवैया, उन्होंने, अटल जी के जो एक भांजे हैं मानूप जी, उन्होंने, और सबने गालियां बकी। वो महारानी झांसी का मेला लगा लगा के बकी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अबे राजधानी छोड़ दी, तुम्हारे भाजपा में आ गए, अब करो बेटा। कल तक तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया कहते थे, आज महाराज जी कहना पड़ रहा है। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हमने जिन कांग्रेसियों को चुनाव में गाली बकी थी, बाद में वो राज्यसभा में मिले हमारी पार्टी से। तो ऐसा हमसे सीखिएगा, प्रेम पूर्वक रहिएगा। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ युवा बच्चों के लिए। ये बिना गाए मैं कविता पढ़ूंगा और आज के कार्यक्रम की आखिरी कविता है, सुनिएगा। और बड़ी मशहूर कविता है, आप में से अधिकांश लोगों को याद होगी। महेंद्र भैया और अनिल अग्रवंशी, आप लोग अपनी हरकतों से बताते रहे कि आप सुन रहे हैं। अनिल के बारे में बहुत जरूरी है कि बताना। ये दाल का बिजनेस करता है, लेकिन कई बार मंच पे होता है तो चरस बो देता है। अनिल सुनिएगा कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। देखिए, आप इसका महसूस करिए, आप इसको। पहली पुस्तक मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। अच्छा, मैं ये कार्यक्रम, निर्मल जी, मैंने कई लाइव शोज जो हैं वो अपनी बालकनी में बैठ के किए। तो ये ईयरपॉड्स लगे रहते हैं, तो मुझी को सुनाई देता है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो सामने जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें कई लोगों को लगा कि कवि सम्मेलन बंद होने के कारण कवि पागल हो गया है, मोबाइल लगा के खुद ही बोलता रहता है, न सामने जनता है न कुछ है, खुद ही इधर हाथ करता है, तालियां बजती है, पता नहीं क्या होता है। सही है। बाद में उनको पता चला कि ऑनलाइन कवि सम्मेलन हो रहा है। लेकिन ये तय है कि अभी तक जितने ऑनलाइन कार्यक्रम हुए हैं उनमें टीम की दृष्टि से सबसे बड़ा कवि सम्मेलन आपने करा लिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और विनीत का आपने हमारे आर्थिक शोषण के लिए उपयोग किया, इसके लिए हम आपके चातुर्य का बहुत लोहा मानते हैं। निश्चित रूप से कोई तो बात है आप सब गहलोत बंधुओं में, जो आप समय पर अपने आदमियों का उपयोग करके सरकार बचा ले जाता है। कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। मुझे राजस्थान की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में दो लोग बहुत प्रिय और पसंद हैं, एक वसुंधरा राजे सिंधिया और एक मनमोहन सिंह। दोनों की पार्टियां लड़ती रहती हैं, ऊधम मचाती रहती हैं, सड़कों पे आती हैं, आंदोलन करती हैं, जेल जाती हैं। ये दोनों आराम से आनंद में रहते हैं विपक्ष के समय। और जैसी ही सरकार आ जाती है तुरंत अपनी अपनी वेशभूषा में आके पूछते हैं शपथ कहाँ लेनी है, भाई बताइए कहाँ पर है। तो पिछले दिनों जो कुछ हुआ इसमें मुझे बड़ा आनंद आया राजस्थान का, कि आदरणीय हमारी बड़ी बहन है और मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह, विनीत जानता है मुझे तो ज्यादा ही प्रेम करती हैं। उनका गांधीर्य और उन्होंने जिस तरह की चुप्पी साधी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि गहलोत जी लड़ो और सचिन पायलट लड़ो और पूरी दुनिया लड़ मरो। मुझे जब अगली बार बता दो 4.5 साल बाद, तो बता देना कहाँ शपथ लेनी है, मैं आ जाऊंगी राजस्थान में शपथ लेने के लिए। निवेदन करता हूँ। हाँ भैया, कि मावस की काली रात, तू क्या समझ रहा है कि कवि सम्मेलन के तेवर भूल गया? मैं कविता पढ़ दूंगा एक बार। वही चल रहे। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। महसूस करिए, जब पिछवाड़े के कमरे में है हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तभी पगली लड़की के बिन, तालियां उठे आगे से पीछे तक पूरा पंडाल तालियों में गूंज जाए, तभी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। तभी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, मावस की काली रातों में। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं विनीत और अनिल अग्रवंशी और पूनम जी, एक बार 11-12 साल तक सूखा पड़ा, जैसे अभी 4 महीने आप लोगों के घरों में पड़ा है। तो इंद्र ने सोचा कि मैं पानी नहीं बरसा रहा हूं, देखता हूं क्या होता है। तो वो गुजरा, तो राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में एक किसान हल चला रहा था बिल्कुल कठोर जमीन में। तो इंद्र जो है वो बूढ़े आदमी का वेश बना के वहां गया। उसने कहा भाई 12 साल से पानी नहीं बरस रहा, तो हल क्यों चला रहा? तो वह आदमी बोला कि इंद्र बावला हो गया तो मैं थोड़ी बावला हो जाऊंगा, वो अपना काम भूल गया, मैं अपना काम याद करे हूं। तो भाई, अगर कोरोना ने जनता बावली कर दी, प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो कवि सम्मेलन का मूड बदलो, क्योंकि 2 महीने बाद यही बातें काम आएंगी कि महाराणा प्रताप की जमीन से अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के इस झाबुआ जिले को प्रणाम करता हूँ। ये सब काम आएंगे ना, बोलना चाहिए था आज के प्रोग्राम में। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं,
जब पोथे खाली होते हैं, जब हर सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आते, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है। महसूस करें उत्कर्ष के बच्चे, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना मन चाहा हर काम, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन मरना भारी लगता है। मावस की काली रातों। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, एक बंद सुनिएगा। और देखिए, मैंने आपसे कहा था इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कि कवि आगत भविष्य का दृष्टा होता, और मैंने चर्चा की थी महाकवि कालिदास की, लेकिन महेंद्र भैया बैठे और विनीत है और अनिल तो शायद उनसे कम परिचित होगा। सामान्य सा कवि भी जो बात कहता है वो आने वाले कल में सत्य सिद्ध हो सकती है। वाह। राजस्थान के 12 जिले के कवि हैं हमारे सुरेंद्र यादवेंद्र, हमारे मित्र। उन्होंने आज से 20 साल पहले एक कविता लिखी थी कि कंप्यूटर का जमाना आ गया है, क्या पता एक दिन वो दिन आएंगे जब हम कंप्यूटर पर कविता सुनाएंगे और लोग पेमेंट हमें कंप्यूटर पर ही भिजवाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और आज वो कविता सिद्ध हुई। पेमेंट के नाम पर जो कुछ भी निर्मल जी ने और विनीत ने मिलकर भेजा है उसे मैं पेमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम कविता कंप्यूटर पर सुनाई जा रही है। इसके लिए आप सुरेंद्र यादवेंद्र को याद करिएगा, निवेदन करता हूँ कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं। अब निर्मल जी ने सोचा कि यार कभी बुलाएं तो ये तारीफ ही तारीफ करेंगे, ऐसे थोड़ी तारीफ कर देंगे। जब आप मतलब बीच बीच में तो बताएंगे ना कि कम पैसे में बुलाएं। जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, जब लोग हमें ले जाते हैं, जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं। महसूस करिए इसको और दाद दीजिएगा कि जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं, कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, वाह, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं। जब सपने आजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, तब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं। जब यह सारा उल्लास हमें आपके हृदय में हुक की तरह ये पंक्ति चुभ जाएगी। जो प्रेम में लोग हैं, वो बच्चा जो सरस आया था उसे अच्छी लगेगी ये लाइन। जब यह सारा उल्लास हमें खुद से मक्कारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। क्या बात, मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। बहुत सुनिएगा, आखिरी से पहले एक बंद है कि वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं। ये कविता जब मैंने शुरू में लिखी थी, बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणियां की, और मैं भी ये बात कहता हूं कि आज हम जो कुछ भी हैं वो उन्हीं असफल प्रेम और सफल जीवन की वजह से हैं जहां हम पहुंचे हुए हम सब लोग हैं। गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। तो हम सब लोग उसी सिलसिले के बर्बाद लोग हैं। सुनिएगा कि दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। ये कोरोना ने मुझे सिखाया घर में रहते हुए, और आप सबको भी सिखाया होगा जो बाहर रहने वाले लोग हैं, कि हम समझते हैं कि घर में कैसे जिएंगे, कम साधनों में कैसे जिएंगे। ऐसा नहीं है। जिंदगी जीने के लिए आपको बाह भर दुनिया चाहिए और आकाश भर मोहब्बत चाहिए। फरहत एहसास का एक शेर है, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ। सुनो विनी, वाह, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ। पूनम जी, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ, ये दुनिया इस कदर भारी नहीं है। ये हमने बना लिए हैं कि हमको गाड़ी का ये वाला मॉडल चाहिए, मर्सिडीज में ये चाहिए और जहाज ऐसा वाला चाहिए। हमने दूसरे के हिस्से का बहुत जमा कर लिया है। शायद कोरोना इसी समाजवादी प्राकृतिक संतुलन की प्रक्रिया है जो पूरी दुनिया में आ रही है। और अगर इससे हमने कुछ नहीं सीखा तो फिर कुछ नहीं सीखा। मैंने तो इस कोरोना काल में बहुत अध्ययन किया, बहुत जाना,
और बहुत खुद से अंदर तक मैं एनरिच हुआ। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। जो उत्कर्ष के बच्चे हैं उनसे एक बात और फिर कहना चाहता हूं, ये जो आप ऑनलाइन इस समय पढ़ रहे हैं, जीवन में जैसे टॉक्सिक जमा हो जाता है शरीर में, और उसको निकालने के लिए स्वामी रामदेव कहते हैं कि अमृता यानी कि गिलोय को और उसकी डंडी को उबाल के पीजिए। मैं पीता हूं, मेरे घर में लगी हुई है और मेरे फार्म हाउस पे बहुत सारी लगी हुई है। और अमृता पीजिए, ब्राह्मी पीजिए, अश्वगंधा पीजिए। ऐसे ही अपने अंदर से नकारात्मकता का टॉक्सिक निकालिए। ये जो मैं आजकल इंटरनेट पर एक निगेटिविटी देखता हूं, एक 1700 रुपए का 1800 रुपए का मोबाइल फोन लेकर 17-18 वर्ष का बच्चा 70 साल की किसी की साधना को जीरो कर देता है। ये बहुत खराब बात। नेहरू पे सवाल है, गांधी पे सवाल है, वीर सावरकर पे सवाल है। ना तो मैं तब पैदा हुआ था, ना मेरी औकात है कि मैं इन तीनों पर प्रश्न खड़ा कर सकूं। मेरे लिए सावरकर भी उतने आदरणीय हैं जितने नेहरू आदरणीय, मेरे लिए गांधी भी उतने आदरणीय हैं जितने भगत सिंह आदरणीय। क्योंकि उस खानदानी लड़ाई में वो पूरा जो परिवार लड़ रहा था विदेशी शक्ति के सामने, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। जो हमारे महाकवि प्रदीप जी ने कहा है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई नेपाली, सरहद पर गुरने वाला हर खून था हिंदुस्तानी। सो नकारात्मकता थोड़ी निकाली अपने अंदर से। नेपाल निकल गया गलत। आजकल वहां के प्रधानमंत्री जी का बहुत जबरदस्त प्रेम जागा है। उन्होंने कहा कि अब लोग नाराज हो जाते हैं, बताइए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि राम हमारे बेटे हैं। तो ये विनीत चौहान बोल रहा है, इसने मुझे फोन किया, तू तो अपने अपने राम करता है और नेपाल का। अरे मैंने कहा दामाद भी बेटे की तरह माना जाता है यार। बड़े लोग दामाद को पुत्र की तरह मानने क्यों इतना परेशान हो रहा है? बड़ा मन रखो। हमारी माता जानकी का धाम है, वहां शादी हुई थी। बहुत सारे आजकल नहीं कहते सारे दामाद पापा जी पापा जी। अपने बाप को एक बार पापा कहते हैं, लड़की के बाप को 4 बार, क्योंकि पता है कि अपना वाला तो गाली देगा, ये वाला माल देगा। सुनिएगा, आखिरी पंक्तियां सुनाता हूँ, फिर कभी सम्मेलन में चला गया। आगे दीदी कहती है, फिर निम्बाड़ा मेला प्रारंभ हो गया। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। और सारे कवियों से अनुरोध है कि कोरोना काल में बिल्कुल चिंतित ना हो। अपने अपने अपार्टमेंट, अपने अपने मोहल्ले वालों से कहें कि आपका ध्यान रखें। आपके घर पे अपनी सब्जियां पहुंचाते रहें, अपने गार्डन की तोड़ी हुई राशन मदद पहुंचाते रहें। और ना माने तो दैनिक शाम को अपनी बालकनी में खड़े होकर काव्य पाठ प्रारंभ कर दें महेंद्र अजनबी के नुस्खे के अनुसार। पूरा मोहल्ला चंदा करके आपको ना खिला दे तो मेरा आप नाम चंदा करके। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है जो पगली लड़की कहती है। आखिरी पंक्तियां इस सम्मेलन की, इस समारोह की। जो पगली लड़की कहती है, मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा। ये कथा कहानी किससे है, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। काली रातों का बहुत अच्छी, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी बात यह है कि आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप धन्यवाद दे रहे हैं कि